के विकास के संबंध में चर्चा की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भारतेंदु युग तक की आलोचना के बारे में आप लोगों से चर्चा किए थे पिछली क्लास में। अब हम द्विवेदी युग के आलोचना पद्धतियों के बारे में आप लोग को बताएंगे। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक माना जाता है। द्विवेदी युग तक आते आते साहित्यकार का मानसिक जो क्षितिज था वह विस्तृत हो जाता है और वे अंग्रेजी साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य से भी परिचित हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक होने लगा था इस समय तक और उनमें अस्थायित्व आ गया था। इस कारण से साहित्यकारों का जो मानसिक क्षितिज था वह अत्यंत विस्तृत हो गया था और आलोचना की नई नई पद्धतियों का विकास हो गया था, जिनमें से कुछ है शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, समीक्षा की नवीन व्यावहारिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, प्राचीन व्यावहारिक आलोचना और पाठालोचन एवं पाठानुसंधान। इनमें से जो शास्त्रीय आलोचना है वह ऋतकाल से ही चली आ रही थी और उसी धारा का निर्वाह इस युग में भी बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन हुआ। इसमें अनेक समीक्षकों ने काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें कविराज मुरारी दिन का जसवंत भूषण, महाराज प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर, जगन्नाथ भानु का काव्य प्रभाकर, लाला भगवान दिन की अलंकार मंजूषा, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद शास्त्रीय आलोचना में भी नई दृष्टिकोण से नए समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन में विषय के अनुकूल छंद योजना, नवीन छंदों के ग्रहण, शुद्ध और सरल भाषा लेखन, अर्थ सौरस्य आदि अनेक बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और साथ ही साथ काव्य में नवीन विषयों के ग्रहण पर भी बल दिया। उन्होंने लिखा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने अलंकार और रस की जटिलताओं को भी आवश्यक अनावश्यक बताया। यानी कि इस समय आलोचक नए नए समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना करने लगे थे और पुरानी परिपाटी से मुक्त करने लगे थे साहित्य को। पाश्चात्य विचारकों के भी संपर्क में आधुनिक आलोचना आई और पाश्चात्य आलोचना जो नए ढंग से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना कर रही थी, उसके प्रभाव में हिंदी साहित्य में, हिंदी आलोचना में व्यापक परिवर्तन हुआ। नए समीक्षा सिद्धांतों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 निबंध संग्रह है इनका, इसमें इन्होंने मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की। काव्य को ज्ञान साधना के समकक्ष रखकर उसे हृदय की मुक्तावस्था का साधन माना। काव्यानुभूति को लोकानुभूति से सर्वथा पृथक नहीं माना और भी काव्य में लोक मंगल को महत्व दिया। इन्होंने काव्य में भी भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया। काव्य में भाव में कर्म प्रेरक, भाव को कर्म प्रेरक सिद्ध किया। इस तरह से इन्होंने नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है शुक्ल जी के लिए कि शुक्ल जी ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनराख्यान कर और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार द्विवेदी युग में प्राचीनता और नवीनता के समन्वित आधार पर हिंदी समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया गया। द्विवेदी युग में तुलनात्मक मूल्यांकन
या तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का भी प्रचलन हुआ। द्विवेदी युग में एक साथ कई भाषाओं जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि के साहित्य से जो हिंदी के साहित्यकार हैं वो परिचित होने लगे थे। और स्वाभाविक है कि जब इंसान दूसरे भाषाओं के साहित्य से परिचित होगा तो उनसे अपनी साहित्य की तुलना करेगा और साहित्य की तुलना करके अपने साहित्य को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास करेगा। इस क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी का तुलनात्मक आलोचना किया। इसके बाद 1910 में मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में 9 कवियों का आलोचना प्रकाशित किया। सूर तुलसी, देव बिहारी, केशव भूषण, सेनापति चंद और हरिश्चंद्र। इसके बाद रह रह करके आगे इसका क्रम जारी रहा और तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान आलोचक करते रहे। इसके पास बाद समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें से कि पुस्तक समीक्षा का स्थान आता है। आधुनिक आलोचना पुस्तक परिचय से भी एक नई आलोचना पद्धति का विकास हुआ। भारतेंदु युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी और बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी की आलोचना की थी। ये ही पुस्तक समीक्षाएं आगे विकसित होकर के द्विवेदी युग में आलोचना का एक नया प्रतिमान बनाती है, जिनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी, तुलसी और सूर की व्यवहारिक आलोचना की। इसमें इन्होंने इनकी भी पुस्तक समीक्षा ही की एक तरह से। ये आलोचनाएं जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीतसार की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए। तो इस तरह से इस युग में एक नवीन व्यवहारिक समीक्षा पद्धति का भी विकास हुआ। एक और समीक्षा पद्धति का विकास हुआ, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। इसका विकास वस्तुतः नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1897 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसी समय से अनुसंधान परक आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। पत्रिका के प्रकाशन के पूर्व बहुत सारे रचनाओं में शोध परक समीक्षा का स्वरूप ढलने लगा था। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नैषध चरित चर्चा लिखी थी, उसी में नए शोध परक समीक्षा का रूप डाला। इस पत्रिका का जो स्वर था वो गंभीर था, पत्रिका गंभीर थी। इस पत्रिका में बाबू राधा कृष्ण दास का नागरी दास का जीवन चरित्र, बाबू श्याम सुंदर का बिसल देवरासो, किशोरी लाल गोस्वामी का अभिज्ञान शाकुंतलम और पद्म पुराण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का विक्रमोर्वशी की मूल कथा आदि बहुत सारे आलोचनात्मक निबंध 1899 से 1900 के बीच प्रकाशित हुए थे। इसी आदर्श को सामने रखकर 1907 ईस्वी में नागरी हितैषिणी पत्रिका आरा का प्रकाशन हुआ। इस समय तक विश्वविद्यालयों में हिंदी को स्थान नहीं मिला था। सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई और एमए को, स्नातकोत्तर को हिंदी में स्थान दिया गया। यानी कि 1921 ईस्वी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई। इसके बाद यानी कि हिंदी एक तरह से समझिए कि छायावाद युग में पढ़ाई जाने लगी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक हिंदी अपने विकास को, खड़ी बोली अपने विकास को प्राप्त कर रही थी। जब विकास को प्राप्त कर गई, साफ सुथरी हो गई द्विवेदी युग तक, तब 1921 से इसको विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। फिर एक और आलोचना पद्धति का विकास हुआ, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना व्याख्यात्मक टीका के रूप में। बहुत सारे ग्रंथों की टीकाएं लिखी गई, उसका भाष्य किया गया।
जैसे रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, बिहारी सतसई पर बहुत ज्यादा टीकाएं लिखी गई। उसका उसके बारे में कहा गया, उसकी विवेचना की गई, उसके गुण दोष का अवलोकन किया गया, तो ये टीका के रूप में भी आलोचना का सूत्रपात हुआ। इसके बाद पाठानुसंधान या पाठालोचन के नाम से एक आलोचना का सूत्रपात हुआ। द्विवेदी युग में जब नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हो गई तो ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। आज तो नागरिक प्रचारणी की स्थिति कुछ सही नहीं है, लेकिन शुरू में जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो उसका बहुत व्यापक महत्व था और बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान इसके अध्यक्ष बने। बाबू श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों के प्रयास से कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की कृतियों का संपादन हुआ। बहुत ये लोग महत्वपूर्ण कवि थे और इनकी कृतियां जल्दी मिलती नहीं थी, लेकिन इन विद्वानों की ही देन है कि इन्होंने जगह जगह से ढूंढ ढूंढ कर इन सारे महान रचनाकारों की कृतियों को इकट्ठा किया और नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित किया। पाठानुसंधान के क्षेत्र में हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद, साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय का भी उल्लेखनीय योगदान है। इस तरह से बहुत सारे कृतियों का संपादन हुआ। द्विवेदी युग की उपलब्धि यह है कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का व्यापक विकास हुआ और बहुत उत्कर्ष हुआ। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों का पुनराख्यान करके और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीय संस्कारों के अनुकूल ढालकर दोनों के समन्वित आधार पर हिंदी के लिए उचित समीक्षा सिद्धांतों का निर्माण किया गया। यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों समीक्षा पद्धतियों का सम्मिलन द्विवेदी युग में हुआ। इसके बाद आता है छायावाद युग और उसके बाद की हिंदी आलोचना। द्विवेदी युग तक मूलतः महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण उस समय तक की जीवन दृष्टि नैतिक और सुधारवादी थी। इसका प्रभाव समीक्षा के क्षेत्र में भी पड़ा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही जबरदस्त नैतिकता के समर्थक थे और साहित्य में थोड़ा सा भी अश्लीलता वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सुधारवादी संपादक थे वो, और जिसके उनके कठोर व्यवहार के कारण ही इस क्षेत्र में खड़ी बोली की उन्नति हो सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रसवाद है वो भी ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा पर बल देता था जो लोक के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। छायावाद युग में एक नई तरह की आलोचना पद्धति का विकास हुआ। बाद में छायावाद युग में जो प्रसाद है, पंत, निराला, महादेवी और राम कुमार वर्मा जैसे जो कवि हैं, वे नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए अनावश्यक समझने लगे। इन कवियों ने कहा कि यह सब कविता को बांध देते हैं और ये किसी बंधी हुई परिपाटी में काव्य रचना नहीं करना चाहते थे। काव्य मुक्त है, वह किसी भी क्षेत्र के संपर्क में आ सकता है, और इसीलिए इन कवियों ने किसी बंधन को नहीं माना और छायावाद युग में एक नई भावभूमि की शुरुआत हुई। पंत जी के शब्दों में नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागिनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। सामाजिक चेतना को नहीं, व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। और यही प्रभाव प्रसाद में आनंदवाद के रूप में, निराला में अद्वैतवाद के रूप में, पंत में आत्मरति के रूप में और महादेवी वर्मा में परोक्ष रति के रूप में विकसित हुआ। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना, छायावादी युग में स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रादुर्भाव हुआ। इसके प्रमुख स्तंभ पंडित नंद दुलारे वाजपेयी माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय रस सिद्धांतों को पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़ करके अपने काव्यादर्श की प्रतिष्ठा की, जो इन शब्दों में है, काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं।
काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है, उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है और उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। यानी कि ये काव्य को मूलतः मनुष्य की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम मानते हैं। प्रसाद जी ने इंदु के माध्यम से लिखा था कि साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का ही परिणाम है। तो स्वच्छंदतावाद का विकास छायावाद युग में हुआ। आलोचकों ने पंत जी ने पल्लव लिखा काव्य संग्रह, उस पे इन्होंने वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का प्रभाव माना और इसकी तुलना इन दोनों के लिरिकल वैलेट्स से की, जो उस समय हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो बताया जाता है। हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स आदि के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। इस तरह से ये तो कवि की बात हुई। इसके बाद छायावाद युग में जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हुए, इन पर भी इन सब का प्रभाव पड़ा है। नंद दुलारे वाजपेयी इस युग के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र भी उल्लेखनीय आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी सौंदर्य बोधक मूल्य की दृष्टि से की और इन्हें छायावादी बृहद त्रयी में स्थान दिया। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को केंद्र में रख करके छायावाद में आलोचना का सूत्रपात किया। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदतावादी मूल्यों की दृष्टि से की और 1940 तक आते आते छायावाद ह्रास की ओर जाने लगा। स्वयं छायावादी कवि कल्पना के स्वप्न लोक से उतरकर धरती पर आ गए और धीरे धीरे देखते देखते प्रगतिवाद का दौर प्रारंभ हो गया और प्रगतिवादी दौर में एक नई तरह की आलोचना पद्धति का विकास हुआ, प्रभाववादी आलोचना पद्धति। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, अभी हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया है? मैम मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन की हूँ। एक्चुअली मैम मेरा नेट ठीक से नहीं चल रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। अच्छा ठीक है, तो अभी बताइए। मैम और हाँ बोलिए। मैम ज्यादा लोग कोई भी तो पार्टिसिपेंट नहीं किए, लगता है सिर्फ 3 ही लोग क्लास कर रहे हैं। नहीं किए हैं। 2 लोग। हाँ, तो एक बात बताइए कि अभी जो हम पढ़ाए हैं छायावादी आलोचना, जस्ट अभी तुरंत पढ़ाए हैं, अभी आप जुड़ी ही हैं, आप बताइएगा कि इसमें एक भी आलोचक है? कौन से आलोचक है छायावादी युग के? एक भी आलोचक का नाम आप बोलिए। मैम हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक ही है ना? आलोचक है, लेकिन छायावाद युग के नहीं है। हम छायावाद युग के आलोचक का नाम जानना चाहते हैं, अभी अभी हम बताए हैं तुरंत। ये मैम भूल रहे हैं, मैं बताती हूँ मैम। एक्चुअली मैं ठीक से नहीं सुन पाई थी मैम, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए। मैम मैं बताती हूँ, मैं पढ़ी थी, भूल रही हूँ मैं। मैम मैं भूल रही हूँ, आप एक बार फिर से बता देंगी? हमने अभी 3 आलोचकों का नाम लिया ना छायावादी युग के, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। इन 3 आलोचकों का नाम तो अभी लिया है। जी मैम। तो आप लोग पिछले जो पढ़ाए हैं सब दोहराते रहिए, नहीं तो फिर भूल जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ही लोग को पढ़ना है, याद आप लोग को करना है। नहीं मैम, एक्चुअली जो यस मैम यस मैम। चलिए आज आप लोग को मैम आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे ताकि मैं नोट कर लूं। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, ये 3 आलोचक छायावादी युग के हैं।
जी मैम। चलिए आप लोग जितना पढ़ाए हैं अभी उतना ही गुनिए और समझिए। ज्यादा पढ़ा देंगे आप लोग के दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, हम देख जी रहे मैम। हैं। जितना पढ़ाए अभी अभी हम आलोचना का विकास पढ़ा रहे हैं। उस क्षेत्र में हम भारतेंदु आलोचना, द्विवेदी युगीन आलोचना और छायावादी युगीन आलोचना, इन 3 युग की आलोचना पद्धतियों के बारे में हम बता चुके हैं। अब अगली बार से हम प्रगतिवादी आलोचना के बारे में बताएंगे। तो जो 3 युग की आलोचना के बारे में हम पढ़ाए हैं उसको पढ़ के आइएगा और हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। और एक चीज और है कि आप लोग को 8 कहानियां भी पढ़नी है, 8 कहानियां पढ़नी है। तो कौन कौन सी पढ़नी है थोड़ा सा मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा उसको ग्रुप में। तो जी मैम, ये सिलेबस में है मैम? हाँ 8 कहानियों को पढ़ाना है मुझे सिलेबस में। देखिएगा सिलेबस देखकर डाल दीजिएगा। जी मैम। ठीक है, जी मैम, मैं सिलेबस देख कर डालती हूँ। जी मैम। ठीक 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 है। तब आप लोग पढ़िए, तब आज जी मैम, क्लास आप खत्म। बोलिए। जी मैम, आप रिकॉर्डिंग मैम सेंड कर हाँ दीजिएगा ताकि हाँ, फ्रेंड्सों के बाद में मैम। रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक ठीक है। जी मैम, धन्यवाद मैम। ओके ओके।